नमस्ते और स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं, ऑटिज्म। एक ऐसा विषय जो कई माता-पिता के मन में बहुत सारे सवाल पैदा करता है। बिल्कुल। और इन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी आईएपी के कुछ दिशा निर्देश हैं। हाँ, और ये खास तौर पर माता-पिता के लिए ही सवाल जवाब के रूप में बनाए गए हैं। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इन दिशा निर्देशों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके जरिए एक तरह का रोड मैप तैयार करना है। बिल्कुल। हम उन शुरुआती संकेतों को पहचानने से शुरू करेंगे और उस रास्ते तक जाएंगे जहां मदद और समर्थन मिलता है। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। जरूर। और इस सफर की शुरुआत में ही सबसे जरूरी बात ये समझ लेना है कि ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है। ये बात बहुत जरूरी है। ये एक न्यूरो डेवलपमेंटल स्थिति है, मतलब दिमाग के विकास से जुड़ी एक अवस्था जिसमें बच्चे को सामाजिक व्यवहार, बातचीत और दूसरों से जुड़ने में चुनौती महसूस होती है। और साथ ही कुछ दोहराव वाले व्यवहार या बहुत सीमित रुचियां ये भी इसका हिस्सा हो सकती हैं। तो चलिए उस पहले शख्स से शुरू करते हैं। वो कौन से शुरुआती संकेत हैं जिन पर एक माता पिता को ध्यान देना चाहिए? जैसे एक आम चिंता होती है कि बच्चा अपना नाम पुकारने पर सुन नहीं रहा है। हाँ, ये एक बहुत अहम संकेत हो सकता है। आमतौर पर आप देखिए 8 से 9 महीने के बच्चे अपने नाम पर पलटने लगते हैं या कोई ना कोई प्रतिक्रिया देते हैं। अच्छा। अगर 1 साल का होने पर भी बच्चा ऐसा नहीं कर रहा है तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। लेकिन क्या इसका मतलब सीधे ऑटिज्म ही है, या हो सकता है कि बच्चे को सुनने में ही कोई दिक्कत हो? आपने बहुत सही सवाल पूछा। ये अकेला संकेत काफी नहीं है। ये सुनने में समस्या भी हो सकता है, विकास में कोई और देरी, या फिर ऑटिज्म। इसीलिए विशेषज्ञ किसी एक चीज पर नहीं बल्कि संकेतों के एक पैटर्न पर ध्यान देते हैं। पैटर्न पर? हाँ, जैसे क्या बच्चा नजरें मिलाने से बचता है, क्या वो खिलौनों से एक खास तरीके से ही खेलता है, ये सब मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। पैटर्न की बात आई तो मुझे याद है इन दिशा निर्देशों में एक बहुत ही दिलचस्प व्यवहार का जिक्र था। बच्चा अपनी जरूरत बताने के लिए उंगली उठाने के बजाय कुछ और करता है। आपने एक बहुत ही खास संकेत पकड़ा है। इसे कहते हैं हाथ पकड़कर ले जाना। हाथ पकड़कर ले जाना? हाँ, सोचिए बच्चे को पानी चाहिए। ज्यादातर बच्चे 14-15 महीने की उम्र तक बॉटल की तरफ उंगली से इशारा करना सीख जाते हैं। सही। लेकिन अगर बच्चा इशारा करने के बजाय आपका हाथ पकड़कर आपको बॉटल तक ले जाए तो ये दिखाता है कि वो संवाद तो करना चाह रहा है, पर उस तरीके से नहीं जैसे न्यूरोटिपिकल बच्चे करते हैं। ये तो बहुत बारीक बात है। जी, और ये ऑटिज्म के शुरुआती विशिष्ट संकेतों में से एक माना जाता है। अब एक और व्यवहार पर आते हैं जिसे लेकर अक्सर उलझन होती है, जैसे किसी खास चीज को लेकर जिद करना, एक ही चादर पर सोना या सिर्फ लाल रंग के जूते पहनना। छोटे बच्चे तो अक्सर ऐसा करते ही हैं। हाँ, ये उलझन बहुत स्वाभाविक है। तो एक माता पिता कैसे फर्क करें कि ये बच्चे की जिद है या कोई गहरा संकेत? देखिए, फर्क है उस व्यवहार की तीव्रता में और इस बात में कि क्या वो व्यवहार बच्चे की रोजमर्रा की जिंदगी में रुकावट डाल रहा है। अगर ये जुनून इतना ज्यादा है कि बच्चा उसके बिना कुछ और कर ही नहीं पा रहा या बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और ये तब भी हो सकता है जब बच्चा ठीक ठाक बोल रहा हो। बिल्कुल। कई बार हम सोचते हैं कि अगर बच्चा वाक्य बोल रहा है तो सब ठीक है। हाँ। लेकिन हो सकता है कि वो हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म से ग्रस्त हो। ऐसे में बच्चा बोल तो सकता है पर उसे सामाजिक बातचीत में मुश्किल होती है। जैसे उसे ये समझने में दिक्कत होती है कि बातचीत कैसे शुरू करें या सामने वाले के हाव भाव या मजाक को कैसे समझें। इसलिए सिर्फ बोलना काफी नहीं है। ठीक है। तो जब एक माता पिता को इस तरह का पैटर्न दिखाई देने लगे तो अगला सवाल आता है, अब क्या करें? यहीं पर निदान या डायग्नोसिस की बात आती है। ये जल्दी होना क्यों जरूरी है? ये बहुत मायने रखता है। 1 दशक पहले तक ऑटिज्म का निदान 3 से 4 साल की उम्र में होता था। अच्छा। अब हम 2 से 2.5 साल की उम्र में भी इसे पहचान पा रहे हैं। और ये जो 1-1.5 साल का समय है ना, ये बच्चे के दिमाग के विकास के लिए सुनहरा दौर होता है। आप दिमाग की प्लास्टिसिटी की बात कर रही हैं, मतलब एक ऐसा मौका जब बच्चे का दिमाग एक गीली मिट्टी की तरह है जिसे सही थेरेपी से एक मजबूत आकार दिया जा सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सिर्फ सीखना नहीं है, ये दिमाग के रास्ते को एक तरह से फिर से बनाना है।
इस उम्र में दिमाग में नए कनेक्शंस बहुत तेजी से बनते हैं। जल्दी और सही थेरेपी से हम दिमाग को संवाद के नए रास्ते सिखा सकते हैं। तो रुको और देखो वाला रवैया खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सुनहरा मौका हाथ से निकल जाता है। देर होने पर बच्चे में भाषा का विकास रुक सकता है और हाइपर एक्टिविटी या आक्रामकता जैसे व्यवहार भी बढ़ सकते हैं। और इसी उम्मीद के सिक्के का दूसरा पहलू वो डर है, जब बच्चा सीखी हुई चीजें भूलने लगता है। दिशा निर्देशों में इसे ऑटिस्टिक रिग्रेशन कहा गया है। और ये माता पिता के लिए एक बहुत तकलीफदेह अनुभव होता है। सोचिए, एक बच्चा कुछ शब्द बोलना शुरू कर चुका है, माँ, पापा, हाँ। और फिर अचानक सब चुप। जो थोड़ा बहुत उसने सीखा था वो सब जैसे गायब हो गया। ये तो बहुत डरावना है। जी, ये आमतौर पर 15 से 30 महीने की उम्र के बीच होता है। अगर ऐसा कोई भी संकेत दिखे तो इसे कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। और ऐसे समय में माता पिता जवाब के लिए इंटरनेट की ओर भागते हैं, जहां बहुत सारी गलतफहमियां भी मिलती हैं। शायद सबसे बड़ा मिथक वैक्सीन को लेकर है। हाँ, और आईईपी के दिशा निर्देश इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। क्या कहते हैं वो साफ कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जिसे कई स्टडीज में पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। बचपन के टीकाकरण की ऑटिज्म पैदा करने में कोई भूमिका नहीं है। तो ये बिल्कुल साफ है। बिल्कुल साफ। इस गलत जानकारी की वजह से कई बच्चों की जान खसरे जैसी बीमारियों से खतरे में पड़ जाती है। अच्छा, एक और सवाल है। जी। क्या ऑटिज्म को दवाओं से ठीक किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि जैसा हमने शुरू में कहा, ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है जिसे ठीक कर दिया जाए। तो फिर डॉक्टर दवाएं क्यों देते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। दवाएं ऑटिज्म के मुख्य लक्षणों पर काम नहीं करती, लेकिन ऑटिज्म के साथ अक्सर कुछ और समस्याएं भी जुड़ी होती हैं। जैसे बहुत ज्यादा चिंता, हाइपर एक्टिविटी, नींद ना आना या आक्रामक व्यवहार। दवाएं इन जुड़ी हुई समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकती हैं ताकि बच्चा थेरेपी पर बेहतर ध्यान दे सके। समझ गया। तो अगर इलाज नहीं है तो मदद का रास्ता क्या है? इतनी सारी थेरेपी के नाम हैं, ABA, फ्लो टाइम, कोई कहाँ से शुरू करे? शुरुआत एक डेवलपमेंटल बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन से करनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि थेरेपी शुरू करने के लिए पक्के निदान का इंतजार नहीं करना है। अच्छा, मतलब जैसे ही संकेत दिखें मदद शुरू कर देनी चाहिए। बिल्कुल, जितनी जल्दी उतना बेहतर। और ये जो अलग अलग थेरेपी हैं, ABA, फ्लो टाइम, क्या आप इन्हें थोड़ा सरल शब्दों में समझा सकती हैं? जरूर। ABA यानी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस व्यवहार को सीखने पर केंद्रित है। बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर सिखाया जाता है। ठीक है। फ्लो टाइम थेरेपी खेल के माध्यम से बच्चे के साथ एक भावनात्मक जुड़ाव बनाने पर जोर देती है। और TECC? TEACH विजुअल सपोर्ट यानी तस्वीरों और चार्ट्स का इस्तेमाल करके बच्चे के लिए एक समझने में आसान माहौल बनाता है। और मैंने सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के बारे में भी पढ़ा था। हाँ, कई ऑटिस्टिक बच्चों को अपनी इंद्रियों से मिली जानकारी को प्रोसेस करने में मुश्किल होती है। मतलब? जैसे हो सकता है कि उन्हें साधारण आवाजें भी बहुत तेज लगें या किसी खास कपड़े का स्पर्श उन्हें बहुत परेशान कर दे। ये थेरेपी बच्चे को इन संवेदनाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। ये सब थेरेपी तो कुछ घंटों के लिए होती है, पर घर पर माता पिता क्या करें? कहीं ऐसा ना हो कि घर थेरेपी सेंटर बन जाए और माता पिता सिर्फ थेरेपिस्ट? ये एक बहुत ही मानवीय और जरूरी सवाल है। घर का माहौल थेरेपी सेंटर नहीं बनना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा तरीका है थेरेपी के सिद्धांतों को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करना। घर पर एक रूटीन बनाएं, बच्चे को छोटे छोटे कामों में शामिल करें। जैसे सब्जी काटने में मदद लेना पड़े या मटर छीलने को देना। इससे उसका ध्यान भी लगेगा और मोटर स्किल्स भी बेहतर होंगी। और परिवार के साथ जुड़ाव बढ़ाने के लिए दिशा निर्देशों में नजरें मिलाने पर ज्यादा जोर ना देने की सलाह दी गई है, जो थोड़ी हैरान करने वाली है। हाँ, क्योंकि हमारा लक्ष्य बच्चे को बदलना नहीं, उसे संवाद करने में मदद करना है। कई ऑटिस्टिक बच्चों के लिए सीधे नजरें मिलाना बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। तो जबरदस्ती करने से नुकसान हो सकता है? बिल्कुल। इससे बच्चे की चिंता बढ़ सकती है। उसके साथ बैठें, खेलें। रिश्ता दबाव से नहीं, जुड़ाव से बनता है। मैं अब भी उन व्यवहारों पर अटका हुआ हूं, जैसे खिलौनों को एक लाइन में लगाना। दिशा निर्देशों की ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि हाइपर एक्टिविटी सिर्फ ज्यादा ऊर्जा नहीं है, बल्कि बच्चे की दुनिया से जुड़ने में असमर्थता का नतीजा है। ये तो पूरे नजरिए को ही बदल देता है। बिल्कुल। जब एक बच्चा समझ नहीं पाता कि उसके आसपास क्या हो रहा है, तो वो बेचैन हो जाता है। इसी तरह जब दुनिया बहुत उलझी हुई लगती है तो खिलौनों को एक सीधी लाइन में लगाना
उसे नियंत्रण और सुकून का एहसास देता है। तो लक्ष्य सिर्फ व्यवहार को रोकना नहीं, लक्ष्य है उसके पीछे की वजह को समझना। जब हम बच्चे की संवाद क्षमता को बेहतर बनाते हैं तो ये व्यवहार अपने आप कम होने लगते हैं। ये सब कुछ ये पूरे परिवार को प्रभावित करता है। एक सवाल जो यकीनन कई माता पिता के मन में आता होगा वो ये है कि अगर हमारा एक बच्चा ऑटिस्टिक है तो क्या दूसरे बच्चे को भी इसका खतरा है? ये सवाल लगभग हर माता पिता के मन में आता है और आंकड़े बताते हैं कि जोखिम बढ़ता है। कितना? अगर एक बच्चा ऑटिज्म से ग्रस्त है तो अगले बच्चे में इसका खतरा करीब 15% होता है, जो आम आबादी से काफी ज्यादा है। अच्छा। और अगर अगला बच्चा लड़का है तो ये खतरा और बढ़ जाता है। अब भविष्य की ओर देखते हैं। बच्चे बड़े होते हैं। ऑटिज्म से ग्रस्त वयस्कों और उनके परिवारों के लिए लंबी अवधि में किस तरह की सहायता उपलब्ध है, खासकर भारत में? हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है। भारत में विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 के तहत ऑटिज्म को एक विकलांगता माना गया है। तो इसका लाभ उठाने के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र जरूरी है? जी, अनिवार्य है। इसके बाद कई सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकता है। जैसे द नेशनल ट्रस्ट की वेबसाइट पर कई योजनाएं हैं। जैसे समर्थ योजना है, जो माता पिता को कुछ समय का आराम देने के लिए देखभाल की सुविधा देती है। घरौंदा योजना है वयस्कों के लिए, और निरामय एक बहुत अच्छी स्वास्थ्य बीमा योजना है। और इनके अलावा आयकर में छूट और ट्रेन यात्रा में रियायतें भी मिलती हैं। और सबसे बढ़कर माता पिता के सहायता समूह यानी सपोर्ट ग्रुप्स, जहां वो अपने जैसे दूसरे परिवारों से मिल सकते हैं। हाँ, वहां आपको सिर्फ जानकारी ही नहीं बल्कि सहानुभूति और अपनेपन का एहसास भी मिलता है। तो आज की इस पूरी बातचीत से मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आई वो ये है कि ऑटिज्म एक स्थिति है, कोई त्रासदी नहीं। बिल्कुल। जल्दी मदद मिलना सबसे जरूरी है। वैक्सीन से जुड़े डर बेबुनियाद हैं और सबसे बढ़कर माता पिता इस सफर में अकेले नहीं हैं। बिल्कुल, रास्ता साफ है। और अंत में मैं सोचने के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ये सभी दिशा निर्देश इस बात पर बहुत ध्यान देते हैं कि हम बच्चे को अपने समाज के तरीकों में ढालने के लिए क्या कर सकते हैं, जो जरूरी भी है। पर शायद हमें ये भी सोचना चाहिए कि एक समाज के रूप में हम उस माहौल को बदलने के लिए क्या कर सकते हैं। हम कैसे स्कूल, दफ्तर और सार्वजनिक स्थान बना सकते हैं जो हर तरह के दिमाग यानी न्यूरो डाइवर्सिटी का स्वागत करें, उसे सिर्फ मैनेज करने की कोशिश ना करें।